नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति चढ़ता है जिसका नाम करण होता है। करण, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, और वह ट्रेन के अंदर चढ़कर ऊपर वाली सीट पर आराम करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ से इस ट्रेन को गोरखपुर तक पहुँचने में लगभग 12 से 13 घंटे लगेंगे। तो तब तक वह आराम से यहाँ पर आराम कर सकता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। वह अपने बैग को अपने सराहने लगाता है और उस सीट पर आराम से लेट जाता है, और उसके पास एक गमछा होता है, उस गमछे को वह अपने ऊपर ढक लेता है। इसके बाद जो ट्रेन होती है वह चलने लगती है, और धीरे धीरे एक एक स्टेशन पर रुकती हुई वह ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही रात के लगभग 8 बजते हैं तो उसी दौरान वो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, और उसी स्टेशन से उस बोगी के अंदर, जिस बोगी के अंदर करण ऊपर वाली सीट पर आराम कर रहा था, एक लड़की चढ़ती है जिसका नाम होता है सविता। सविता, जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल होगी। और जैसे ही सविता इस बोगी के अंदर चढ़ती है तो वहां पर नीचे वाली सीट पर एक बुजुर्ग अम्मा बैठी हुई थी। वह उनके साइड में आकर बैठ जाती है और बैठकर उनसे बातें करने लगती है। बातों के दौरान वो चहकते हुए उनसे बात कर रही थी, और तभी ये आवाज़, जो सविता की आवाज़ होती है, वह ऊपर करण के कानों में पहुंच जाती है। और जैसे ही करण इस आवाज़ को सुनता है तो एकदम से उसे आवाज़ जानी पहचानी सी लगने लगती है। अब स्टार्टिंग में तो वो इस बात को ऐसे छोड़ रहा था, लेकिन नीचे जो सविता बात कर रही थी वो बड़ी जोर जोर से कर रही थी, और ये आवाज़ साफ साफ करण को सुनाई दे रही थी। इसके बाद जो करण होता है वह अपने चेहरे से गमछा हटाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। जैसे वो नीचे देखता है तो उसके सामने जो नीचे वाली सीट थी उस पर सविता बैठी हुई थी, जो कि एक बुजुर्ग महिला से बतिया रही थी। उसे देखकर करण पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन अभी चुपचाप यहीं पर बैठा रहता है, कुछ भी सविता से नहीं कहता है। दरअसल ये सविता उसकी ही पत्नी है, जिसका आज से लगभग 3 साल पहले उससे तलाक हो गया है, और उसके बाद अब वो उससे अलग रहा करती है। लेकिन जैसे वो सविता को यहाँ पर देखता है तो बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगता है, और उसके दिमाग में एक अजीब तरह की उथल पुथल होने लगती है। वह कई बार तो सोचता है कि किसी तरह से सविता से बात की जाए, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, ये मुझसे बात नहीं करेगी, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत ही गलत किया है। ऐसा सोचकर करण कुछ देर तो वहां पर बैठा रहता है, लेकिन जब उसे पता चल गया था कि उसकी वो पत्नी जिससे उसका 3 साल पहले तलाक हो गया है, वो नीचे वाली सीट पर बैठकर एक बुजुर्ग महिला से बात कर रही है, तो उसके बाद उससे रहा नहीं जाता और वह अपनी सीट से नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद वह सविता की तरफ देखता है, और जैसे ही वो नीचे उतरता है तो उसी दौरान सविता भी उसको नोटिस कर लेती है, और वह देखते उसे पहचान गई थी कि वही करण है जिससे उसका 3 साल पहले तलाक हो गया है। अब जैसे वो यहाँ पर करण को देखती है तो एकदम से पूछने लगती है कि करण, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुमने अपना ये हाल क्या बना रखा है। अब सविता उससे पूछती तो है, लेकिन जो करण है वह उसका जवाब नहीं देना चाहता, और वह वहां से आगे की तरफ निकल जाता है ताकि सविता को पूरी तरह से इग्नोर कर सके। वहां से जाकर वह उस जगह पर खड़ा हो गया था जहां पर दोनों बोगियां एक दूसरे से कनेक्ट हुआ करती हैं, और वहीं पर जब सविता देखती है कि इसी बोगी के अंदर करण है तो उसके बाद उसके पीछे पीछे चलने लगती है, क्योंकि उसके ढेर सारे सवाल हैं। वो दोनों अलग हुए थे तो उस टाइम पर भी ढेर सारे ऐसे सवाल रह गए थे जिनके जवाब अभी तक करण ने नहीं दिए थे, और उन्हीं का जवाब जानने के लिए वह उसके पीछे पीछे उसी जगह पर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वह करण से कहने लगती है कि करण, इस तरह से मुझसे छुपकर भागने से क्या फायदा, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम भी वहीं पर जा रहे होगे और मैं भी वहीं पर जा रही हूं, तो ये काफी लंबा सफर है और यहां पर तुम मुझसे नहीं छुप सकते। आज यहां पर ना तो कोई हमारा जानने पहचानने वाला है, और आज तुम्हें उन सारे सवालों के जवाब देने होंगे जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है, और क्या कारण था जो तुमने मुझसे अलग होने का फैसला किया। इस बात को सुनकर जो करण होता है वह बहुत कुछ अपनी अतीत की बातों को सोचने लगता है, और सोचता है उन दोनों को जब इसका और उसका तलाक हुआ था, और उससे पहले इन दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशनुमा थी। दरअसल आज से 8 साल पहले की बात है जब करण की सविता से शादी होती है। नई नई शादी हुई थी और सविता देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन यहीं पर जो करण था वो इतना हैंडसम नहीं था, और इसी वजह से जो करण के साथी होते हैं वो उसे उसकी पत्नी के खिलाफ अलग अलग बातें बताने लगते हैं, लेकिन करण फिर भी उन लोगों को चुप करा देता है। और उसके बाद जब वह पहली बार अपनी पत्नी से मिलता है तो उसके बाद उसके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। दरअसल सविता बहुत ही अच्छी लड़की थी, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, और यहां पर वह करण को अच्छी तरह से स्वीकार चुकी थी अपने पति के रूप में। इसके बाद इन दोनों का जीवन बड़ी अच्छी तरह से चलने लगता है, और धीरे धीरे इनकी शादी को लगभग 5 साल बीत जाते हैं। करण एक प्राइवेट जॉब किया करता था, वहीं पर जो सविता थी वह सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहती थी, तो करण भी अपनी पत्नी को खुलकर छूट
छूट देता है पढ़ने लिखने की, और अब तक जो सविता होती है उसको एक लड़का भी हो गया था और उसकी उम्र लगभग 4 साल होती है। लेकिन जैसे उनकी शादी को 5 साल कंप्लीट होते हैं तो उसी दौरान जो करण होता है अब वह अपने दोस्तों में कुछ ज्यादा बैठने लगता है, और जो दोस्त उसे पहले सिखाया पढ़ाया करते थे उसकी पत्नी के बारे में, वह फिर से उसे सिखाने पढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तू अपनी पत्नी को पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजा करता है। यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज का जमाना काफी ज्यादा खराब है, और क्या गारंटी है कि अगर उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो वो तुम्हारे पास रहेगी। हो सकता है वो तुम्हें छोड़कर यहां से चली जाए और किसी और के साथ अपना घर बसाने लगे। ये बातों को वो अपने दोस्तों के सामने तो वह पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग के कोने में ये बातें घर कर चुकी थी। और इसके बाद जो करण होता है वह अपनी दोस्तों की बातों के अनुसार ही सोचने लगता है और सोचता है कि शायद ये दोस्त सही कह रहे हैं और कुछ ऐसा ही होगा, जब मेरी पत्नी की सरकारी नौकरी लग जाएगी तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। उसी दौरान ज्योति मौर्य का केस भी सामने आता है और ये न्यूज चारों तरफ फैल गई थी। जैसे ही वो इस न्यूज को देखता है तो उसे और भी ज्यादा डर लगने लगता है, और शाम के समय जैसे ही वो अपनी पत्नी के साथ आराम कर रहा था तो उसी समय उससे बातों ही बातों में पूछने लगता है कि सविता, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा जैसे तुम्हारी सरकारी नौकरी लगे तो उसके बाद तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। लेकिन तभी सविता कहती है कि करण, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तभी वो ज्योति मौर्य के बारे में उसे बताता है और कहता है कि पति ने मेहनत करके अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया था, लेकिन एसडीएम बनने के बाद वह उसे छोड़ गई थी। तो सविता कहती है कि मैंने भी इस बारे में सुना है, लेकिन तुम चिंता मत करो, ऐसा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती हूँ और मैं नौकरी लगने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगी। सविता का एक टेस्ट नजदीक आ रहा था और उस टेस्ट को आने में लगभग 6 महीने बाकी थे, तो इसी वजह से वह कोचिंग के लिए पास के शहर में जाया करती है और वहां से वापस लौटा करती है। करण ने उसे एक फोन भी दिला रखा है ताकि कभी वह बाहर कहीं फंस जाए तो उसके पास फोन कर सके और उसे अपने पास बुला सके। दूसरे दिन सुबह सुबह जब सविता कोचिंग जाने के लिए तैयार हो रही थी और बाथरूम के अंदर नहाने के लिए चली गई थी, तो उसी दौरान वह अपने फोन को बाहर रखकर चली जाती है और वहीं पर करण बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही ज्योति अंदर नहा रही थी तो उसी दौरान उसका फोन रिंग करने लगता है, और जैसे ही करण इस फोन को उठाकर देखता है तो दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आती है। एक साथ उस लड़के की आवाज आती है, लेकिन उसके बाद जब करण बार बार उस नंबर पर ट्राई करता है तो उसके बाद वह फोन नहीं मिल पाता। अब जैसे ही वो फोन पर किसी लड़के की आवाज सुनता है और उसे पता चलता है कि जैसे ही उसने अपनी आवाज निकाली है तो उसके बाद दूसरी तरफ से आवाज आना बंद हो गई है और यह फोन लगातार मिल ही नहीं रहा है। तो उसके दिमाग में जो वो शक बीज पड़ा हुआ था वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और अब सोचने लगता है कि मेरी पत्नी सच में ही मुझे धोखा दे रही है, और इसी वजह से इस लड़के का इस फोन पे फोन आया था। अगर मेरी पत्नी इस फोन को उठाती तो यह लड़का अच्छी तरह से इससे बात करता। यह बात उसके दिमाग में अपनी जड़ें फैला लेती है और उसके अंदर फितूल भर जाता है। वह अपनी पत्नी के फोन में से उस नंबर को अपने फोन में ले लेता है और उसके बाद अपनी पत्नी के फोन को वहीं पर रख देता है और ऐसा दिखाता है कि मानो कुछ भी नहीं हुआ हो। इसके बाद जो सविता होती है नहाकर बाहर निकलती है और अपने फोन को लेकर, अपने सामान को लेकर सीधा कोचिंग के लिए चली जाती है। पीछे से जो करण होता है बार बार उस नंबर पर फोन करता है, और जब पत्नी को जाए हुए लगभग 2 से 3 घंटे हो गए थे तो उसके बाद भी वो फोन नहीं मिलता है, तो उसको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि मेरी पत्नी के अवैध प्रेम प्रसंग किसी और के साथ चले हुए हैं, क्योंकि जैसे वो बाहर गई है तो उस व्यक्ति ने उसे बताया होगा कि तुम्हारे फोन पर कोई व्यक्ति बोला था, तो उसके बाद उसने वो नंबर बंद कर दिया है। ऐसा सोचकर वह अंदर अंदर काफी ज्यादा टूट जाता है, और इसके बाद शाम को जैसे ही सविता वापस लौटती है तो उससे अलग होने के लिए कहने लगता है। कहता है कि सविता, अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ अपने समय को व्यतीत नहीं कर सकता। अब सविता जैसे इस बात को सुनती है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि ना तो अभी वो कामयाब हुई थी और उससे पहले ही उसका पति उससे अलग रहने के लिए कह रहा है। तो वो कहने लगती है कि करण, क्या हुआ और तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? आखिर कोई बात तो हुई होगी। लेकिन करण उसे कोई भी बात बताने के लिए तैयार नहीं होता है, और इसके बाद ये बातें उसके परिवार में भी पहुंच जाती है। करण के माता पिता उससे पूछने लगते हैं कि बेटा क्या हुआ और तुम अपनी पत्नी को क्यों छोड़ना चाहते हो, जबकि तुम्हारा एक बच्चा है और उसका भी पालन पोषण तुम्हें देखना होगा। अब तुम इस उम्र में ऐसा करोगे तो उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन करण ना तो अपने घर वालों को कुछ भी बताता है, और इसके बाद जब सविता के घर वाले पंचायत लेकर आते हैं तो उन लोगों के सामने भी कोई भी बात नहीं बताता है। बस एक ही रट लगा लेता है कि मैं अब सविता के साथ नहीं रह सकता और हम दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे। इस बात को कहकर वह चुप हो जाया करता है, और इसके बाद परिवार वालों की रजामंदी से दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। करण के जो माता पिता होते
हैं वह उससे कह देते हैं कि बेटा अगर तेरा अलग होने का फैसला है तो फैसले के अंदर कुछ पैसे भी चाहिए होंगे और वो पैसे हम तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेचकर देंगे। तो करण कह देता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरी प्रॉपर्टी को बेचकर पैसे दे देना, कोई भी मुझे परेशानी नहीं है। उसके घर वाले पंचायती रूप में उससे उसका फैसला कर लेते हैं और सविता अपने घर रहने लगती है अपने बच्चे को लेकर। और यहाँ पर जो करण होता है उसने एक बार भी बच्चे को अपने पास रखने के लिए नहीं कहा था। उसने तो कह दिया था कि अगर ये चाहती है तो बेशक से ये ले जाएगी, मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। जब बच्चे का पिता ही बच्चे को रखने से मना कर देता है तो उसके बाद करण के जो माता पिता होते हैं वह भी इस बात में इंटरफेयर नहीं करते और सविता बच्चे को लेकर अपने मायके में रहने लगती है। उसके दिमाग में बार बार ये बातें घूमा करती हैं कि आखिर करण ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। और जब वो दोनों अलग हो जाते हैं तो उसके बाद भी सविता कई बार उसके पास फोन करती है और उससे पूछने लगती है कि करण आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे अलग होना चाहते हो, अगर मैंने कोई गलती की है तो तुम उस बात को मुझे बता सकते हो। लेकिन करण सविता को भी कुछ नहीं बताता है और इसके बाद वह वहां पर अकेला रहने लगता है। आज जैसी ट्रेन के अंदर सविता को करण मिलता है तो इसी वजह से उसके पीछे पीछे आती है और उससे पूछने लगती है। इन सभी बातों को याद करके जो करण है वो फूट फूट कर रोने लगता है और आज सविता की इन बातों का जवाब देता है। कहता है कि सविता इस तरह से तुम्हारे फोन पर एक फोन आया था और उस फोन की वजह से ही मैंने तुम्हें तलाक दिया, लेकिन जब मेरे और तुम्हारे तलाक को लगभग 2 साल बीत गए थे और तुमने मुझसे बात करना बिल्कुल भी बंद कर दिया था, तो उसके बाद अचानक से एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था और तभी मैं फोन को चला रहा था तो वह नंबर मेरे सामने आ जाता है। उसके बाद जब मैंने उस नंबर पर फोन मिलाया तो दूसरी तरफ से एक अभिषेक नाम का लड़का बोलता है जो कि तुम्हें अच्छी तरह से जाना पहचाना करता था और वह तुम्हारे साथ कोचिंग किया करता था। जब मैं उससे पूछता हूं कि तुम इस तरह की लड़की को जानते हो तो उसके बाद वह मुझे बता देता है कि हाँ जानता तो था, लेकिन कुछ दिनों पहले वो अचानक से आने से बंद हो गई और जब मैंने उससे अच्छी तरह से बात की तो मुझे पता चला कि वो तो तुम्हारा कैजुअल फ्रेंड था। उसका फोन जब तुम्हारे फोन पर आया था और उसके बाद ही जैसे उसने एक बार बोला था तो उसका फोन पानी में गिर गया था और इसके बाद वो उसे बनवाने के लिए चला गया था। क्योंकि जब मैंने उससे पूछा कि उसके बाद तुम्हारा फोन क्यों नहीं लगा था तो उसने पूरी कहानी बताई कि उस दिन वो सुबह सुबह सविता से एक जरूरी नोट लाने के लिए कह रहा था जो कि उसके पास थे और वह उन्हें अपने लिए मंगा रहा था, लेकिन जब फोन पानी में गिर गया तो उसके बाद वह उस दिन इंस्टीट्यूट नहीं आ पाया था और अगले दिन से जब उसने सविता से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसका कोई भी कांटेक्ट सविता से नहीं हो पाया। अब जब करण इन सभी बातों को बताता है तो सविता को नोट्स के बारे में याद आता है और अभिषेक के बारे में याद आता है। दरअसल एक दिन पहले भी अभिषेक ने उससे कहा था और दूसरे दिन के लिए कहा था कि मैं तुम्हें सुबह सुबह फोन करके याद दिला दूंगा, लेकिन यह फोन उसके पति के हाथ लग गया था और इसके बाद उसे इस बात की गलतफहमी हो गई थी। इसके बाद जो करण होता है वह सविता से माफी मांगने लगता है, कहता है कि सविता मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। सविता भी जब पूरी बात को समझती है तो उसे भी लगता है कि ऐसी बात से किसी को भी शक हो सकता है। जब उसके दोस्त उसे सिखाया पढ़ाया करते थे और साथ में एक लड़के का फोन मेरे फोन पर आ गया तो ऐसा शक होना लाजमी है। तो इसी वजह से सविता भी उसे माफ कर देती है और कहती है कि ठीक है करण, कोई बात नहीं, अगर तुम अपनी गलती को मान रहे हो तो यही सबसे बड़ा पश्चाताप हो जाता है। इसके बाद जो करण होता है वह सविता से और भी बातें करने लगता है और बातों के दौरान करण को पता चलता है कि जिस टेस्ट को वो क्लियर करना चाहती थी वो टेस्ट उसका क्लियर हो गया है और फिलहाल जो सविता है वह रेलवे की नौकरी ही किया करती है। फिलहाल भी वो नौकरी के कुछ काम से यहाँ पर आई थी और अब वापस गोरखपुर जा रही है। इसके बाद करण और सविता में और बातें होने लगती हैं और बातों के दौरान जो करण है वह सविता से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगता है। तभी अचानक से जो सविता है वो कहने लगती है कि हाँ बच्चा ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे से स्कूल पढ़ने के लिए जाया करता है, लेकिन बार बार पूछा करता है कि मम्मी पापा कहाँ हैं और पापा कब आएंगे और वो हमारे पास क्यों नहीं रहते। अब इस बात को सुनकर करण को अपने बच्चे की याद आती है और वो कहने लगता है कि सविता क्या मैं एक बार अपने बेटे से मिल सकता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सविता कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा भी तो बेटा है और तुम बेशक से मिल लेना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर वह उसे मिलाने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद जो सविता होती है वो करण से फिलहाल की कंडीशन के बारे में पूछने लगती है। पूछती है कि करण अब क्या हुआ, अब तुम किस तरह से रहा करते हो और तुम फिलहाल कहाँ से आ रही हो। तो उसके बाद जो करण होता है वह उसे बताता है कि सविता मैं इस तरह से दिल्ली में रहकर एक छोटा मोटा काम किया करता हूं, क्योंकि जब तुम चली गई थी और जब मुझे पता चला था कि ये सारी कुछ मेरी गलती है तो उसके बाद मैंने उस प्राइवेट नौकरी को तो छोड़ दिया और इसके बाद कभी भी नौकरी में मेरा मन ही नहीं लगा। तो दिल्ली के अंदर मेरे चाचा रहा करते हैं, उनके पास ही रहकर मैं एक छोटा सा काम किया करता हूं जिससे धीरे धीरे जिंदगी व्यतीत हो रही है और कोई भी दिक्कत नहीं है।
तुम्हारे जाने के बाद मैंने एक बार तो शराब की लत लगा ली थी और मैं बुरी तरह से जिंदगी जीने लगा था। घर वाले भी मुझसे खराब हो गए थे, लेकिन तभी अचानक से मुझे होश आता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं अच्छे से नौकरी किया करता था, अच्छा जीवन जिया करता था, लेकिन अपनी पत्नी के गम के मारे मैं इतनी शराब कैसे पी सकता हूं जो मेरी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो जाए। यही सोचकर मैं शराब की लत को छोड़ देता हूं और अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ने लगता हूं। कई बार मैंने सोचा कि किसी भी तरह से एक बार अगर मेरी सविता से मुलाकात हो जाए तो मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन कभी भी तुम्हारे पास आकर माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और इसी वजह से मैं यहां पर काम किया करता हूं। इस बात को सुनकर सविता को रियलाइज होता है कि उसे अपनी गलती का पछतावा है, भले ही वो अनजाने में हुई हो। तो उसके बाद सविता कहती है कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अब अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो। करण और सविता दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल गया था कि दोनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है और वो लोग अकेले ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सविता तो उस बच्चे के सहारे अपने जीवन व्यतीत करना चाहती थी क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी और साथ में बच्चे की जिम्मेवारी है उसके ऊपर। यहां पर जो करण होता है वह अपनी पत्नी के जाने के बाद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया था, तो इसी वजह से वह दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उनका सफर कब कट जाता है उन दोनों को पता ही नहीं चलता और जो ट्रेन होती है वो धीरे धीरे सुबह के समय में गोरखपुर के स्टेशन पर पहुंच जाती है। अब इसके बाद जैसे ही ट्रेन गोरखपुर के स्टेशन पर पहुंचती है तो पूरी रात भर दोनों ने जागकर बातें की थी और इसके बाद जाते समय जो करण होता है वह सविता का फोन नंबर ले लेता है और फोन नंबर लेने के बाद वहां से चला जाता है। कहता है कि सविता, मैं तुम्हारे पास फोन करूंगा और तुम मुझे एक बार मेरे बेटे से मिला देना, क्योंकि मैं तुम्हारे घर आने की हिम्मत नहीं कर सकता, तुम्हारे पिता का सामना नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद जैसे संडे आता है तो संडे के दिन जो करण होता है वह सविता के पास फोन करता है और अपने बेटे से मिलने के लिए कहने लगता है। तो जो सविता होती है वह भी खुशी खुशी उसे मिलाने के लिए तैयार हो जाती है और गोरखपुर के अंदर ही एक पार्क होता है जिस पार्क के अंदर वह अपने बच्चे को लेकर पहुंच जाती है और वहीं पर करण भी आ गया था। जैसे ही करण अपने बेटे को देखता है तो एकदम से उसे गले लगा लेता है और बेटा भी अपने पिता को देखकर पूरी तरह से खुश हो गया था, क्योंकि पूरे 3 साल हो गए हैं उसको अपने पिता को देखे हुए। वह कहता है कि पापा, आप कहाँ रहते हो, आप मम्मी के साथ क्यों नहीं रहते और हम लोग यहाँ पर कब तक रहेंगे, आप हमें कब लेने के लिए आओगे। बच्चा तो बच्चा ही था, उसे नहीं पता था कि माता पिता दोनों एक दूसरे से अलग रहा करते हैं, क्योंकि जब भी वह अपनी माँ सविता से पूछा करता था तो सविता उसे झूठ बोल दिया करती कि पिता को कुछ काम है, तो इसी वजह से उन्होंने हमें यहाँ पर छोड़ रखा है, बाद में वो हमें लेने के लिए आ जाएंगे। वह सोच रही थी कि जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद इसे समझा दूंगी और उस समय पर ये समझ भी आएगा, और अगर इस टाइम पर मैंने इसे बताया तो इसके दिमाग पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा, लोग तरह तरह की बातें इसे कहेंगे और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर जैसे करण और सविता के सामने वो मासूम सा बच्चा अपने पापा से इन सभी बातों को कहता है तो एकदम से करण और सविता के अंदर एक अलग सी चीज उमड़ आती है और तभी जो करण होता है वह सविता से कहने लगता है कि सविता, क्या हम एक बार फिर से एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो उसके बाद जो सविता होती है वह भी मानो इस बात के लिए तैयार हो और वह कहती है कि क्यों नहीं करण, हम फिर से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, क्योंकि ना तो तुम्हारी ही शादी हुई है और ना ही मेरी शादी हुई है। अगर हम दोनों एक हो जाएंगे तो बच्चे की जिंदगी भी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके बाद जो करण होता है वहां से सविता को अपनी बाइक पर बैठाता है, अपने बच्चे को भी बैठा लिया था और सीधा अपने घर ले जाता है जहां पर कभी वो सविता के साथ रहा करता था। और जैसे उसके घर वाले सविता को दोबारा से घर में देखते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आज ये बेटा इसे कहां से ले आया, क्या परेशानी है और क्या दिक्कत हो गई इसको। तो उसके बाद जब अपने बेटे से पूछते हैं तो बेटा बताता है पूरी की पूरी कहानी। कहता है कि मेरी गलतफहमी हो गई थी और गलतफहमी अब दूर हो गई है, तो मैं अब सविता के साथ ही रहूंगा, इसके माता पिता से भी माफी मांग लूंगा, लेकिन आज से हम दोनों एक साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। माता पिता को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है। सविता अपने सास ससुर के पैर छूती है और उसी घर के अंदर रहने लगती है। अब सविता जैसे शाम तक अपने घर नहीं पहुंचती है तो उसके बाद सविता के माता पिता को चिंता होती है और जैसे ही वो उससे बात करते हैं तो उसके बाद जब सविता पूरी बात उन्हें बताती है तो उसके बाद सविता के पिता को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती, क्योंकि इस बीच उन्होंने सविता से कई बार शादी के लिए बोल दिया था, लेकिन सविता ने साफ साफ मना कर दिया था। अब जो बेटा है उसे माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा और दोनों अच्छी तरह से फिलहाल अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर पति पत्नी एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन
फिर ट्रेन के अंदर उन दोनों की मुलाकात होती है और उसके बाद परिवार दोबारा से एक हो जाता है। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।